हेलो एवरीवन। आज एक और नए टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं जिसका नाम है गॉस लॉ। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये टॉपिक है और इस टॉपिक से पहले और भी टॉपिक्स है जिसका आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। अब ये जो टॉपिक है ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, मतलब बेसिकली ये टॉपिक बड़ा नहीं है। इसका ये जो मैंने गॉस लॉ लिखा है इसका जो लेफ्ट साइड है ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ये एक अलग टॉपिक है और इसका यूज़ करेंगे हम लोग गॉस लॉ में। तो बेसिकली गॉस लॉ इतना ही है, मतलब अगर ये समझ गए तो फिर ये समझना कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ये बस 10 मिनट का काम है इसको समझना, 5-10 मिनट का, ठीक है। मेन जो हमारा जो 3-4 वीडियोस जाएंगे वो जाएंगे इस टॉपिक को समझने में, ठीक है। इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज कूलम फोर्स उसके बारे में पूरा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वो क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। और फील्ड और फोर्स उसको कनेक्ट करने वाला एक इक्वेशन है F इज इक्वल टू क्यू ई, वो एक वेक्टर इक्वेशन है, वो भी आपको पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो फोर्स और फील्ड दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। मतलब दोनों फोर्स और फील्ड दोनों ओबे करते हो उस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को, तो वो भी आपको एकदम अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो ही आप ये टॉपिक और ये 2 टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ सकते हो या अच्छे से आपको समझ आ सकता है, ठीक है। तो अगर ये टॉपिक पढ़ने से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और ये टॉपिक पढ़ने से पहले जो मैंने आपको बताया कि जो क्लियर होना चाहिए वो अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप कमेंट में उसका रख सकते हो, मतलब उसका नाम बता सकते हो, मेरे को कमेंट कर सकते हो उसमें उसके नाम के साथ। तो मैं ये वीडियो जो ये सीरीज़ है 3-4 वीडियोस की, इसके बाद मैं उन पे वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। जो भी मेरे को कमेंट में अगर मिलेंगे कोई टॉपिक तो उसके बारे में, इसके बाद वाले टॉपिक पे भी आप अगर चाहते हो कुछ वीडियो तो वो भी मैं बनाऊंगा, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग ये जो गॉस लॉ है बेसिकली ये डेवलप किया था एक मैथमेटिशियन थे, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक है। बहुत ही ब्रिलियंट मैथमेटिशियन थे। उन्होंने 5th या 6th स्टैंडर्ड में ही ये बता दिया था, मतलब पता चल गया था उनके टीचर्स को स्कूल में कि वो आगे चल के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन बनेंगे, ठीक है। उनकी स्टोरी भी हम लोग बताएंगे किसी एक वीडियो में, थोड़ा सा जब टाइम मिलेगा बीच में तो हम लोग इनकी एक स्टोरी बताएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि 5th या 6th स्टैंडर्ड से ही ये एक चाइल्ड प्रोडिजी बोलते हैं ऐसे लोगों को जो मतलब बचपन में ही जो बहुत ब्रिलियंस दिखाते हैं, जो मतलब जैसे मान लो कोई चीज़ 12th के बाद वाले स्टूडेंट को आनी चाहिए और वो 5th या 6th स्टैंडर्ड वाले को आती है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ केस था इनका, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे आखिर में, मतलब बीच में कभी भी वीडियो के बीच में मैं आपको उनकी स्टोरी बताऊंगा या किसी भी वीडियो के एंड में मैं आपको उनकी स्टोरी बताऊंगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पे, गॉस लॉ, ठीक है। अब गॉस लॉ समझने से पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता होना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब इसको अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेनी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तो आपको मतलब बहुत टाइम बिताना पड़ता है इसके ऊपर, ठीक है। और उतना टाइम होता नहीं है टीचर्स के पास स्कूल में, या फिर हमारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि आपको रटवाना ही पड़ती है चीज़ें, ठीक है। सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना होता है तो आप वो भगाते रहते हैं। तो उसके अंदर ये जो टॉपिक है ये टॉपिक इतना अच्छे से नहीं पढ़ा पाते और इसकी वजह से गॉस लॉ समझ नहीं आता स्टूडेंट्स को और फिर उनको वो रटना पड़ता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है स्टूडेंट्स को, 12th के स्टूडेंट्स को खास करके, वो ये समझने में आता है, ये जो है इसको कहते हैं इंटीग्रल, ठीक है। क्योंकि 12th में वो इंटीग्रल बहुत ही मामूली इंटीग्रल, एक लॉ खाली पढ़े होते हैं वो
एक्स रेस टू एन डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स रेस टू एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। बस यही एक वो पढ़े होते हैं वो 11th में जब एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकालते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इंटीग्रल का उतना ही उनका एक्सपोजर होता है। ये टोटली अलग इंटीग्रल है, ये थोड़ा सा डीप टॉपिक है मैथ्स का जिसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। इसको देखते ही पता चल जाता है सरफेस इंटीग्रल, वो भी आपको पता चल जाएगा जब हम ये फ्लक्स पढ़ेंगे, तब भी आपको पता चल जाएगा कि ये पढ़ने के बाद कि इसको देखते ही सरफेस इंटीग्रल कैसे पता लग गया मेरे को, ठीक है। अब ये जो बीच में सर्कल है छोटा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लोज इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम फ्लक्स पढ़ेंगे, तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा ये पूरा इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। वो आता कहाँ से है इंटीग्रेशन, मतलब पहले तो इंटीग्रेशन नहीं होता, ठीक है, एकदम से कहाँ से वो एंटर करता है इक्वेशन के अंदर, वो भी बहुत ज़रूरी है, वो समेशन से आता है, ठीक है। तो वो भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ पढ़ना, ठीक है। अब गॉस लॉ जो है वो बेसिकली जो गॉस लॉ, अगर मैं आपको ओवरव्यू बताऊं गॉस लॉ का, तो वो ये है कि कोई भी, जैसे मान लो कोई एक बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर कोई एक चार्ज है, मान लो कोई, आपको पता नहीं है कौन, मतलब कितना चार्ज है, कितने कूलम का चार्ज है, मान लो 2 कूलम का चार्ज है, लेकिन आपको पता नहीं है, ठीक है। एक बॉक्स है, उसके अंदर चार्ज है। अब बॉक्स को खोले बिना आपको अगर पता लगाना है कि उसके अंदर कितना चार्ज है, तो वो गॉस लॉ की मदद से आप पता लगा सकते हो, ठीक है। मतलब ये वैसा ही है, जैसे एक बुक में ऐसा मतलब बताया था इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि बर्थडे गिफ्ट का जो रैपर होता है, कोई भी गिफ्ट का जो रैपर होता है, उसको देख के अगर आपको पता चल जाए अंदर गिफ्ट क्या है, ठीक है, तो वैसा ही कुछ इसके अंदर होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक बॉक्स है अगर आपके पास, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर कुछ चार्ज है। अब वो बॉक्स खोले बिना या उस चार्ज को देखे बिना आपको अगर पता लगाना है कि अंदर कितना चार्ज होगा, ठीक है, क्योंकि आप खोल नहीं सकते, कुछ ऐसी कंडीशन है जिससे आप अंदर देख नहीं सकते और बॉक्स खोल नहीं सकते, लेकिन आपको ये चाहिए कि अंदर कितना चार्ज है, तो वो आपको पता चलता है गॉस लॉ से, ठीक है। और उल्टा भी पता चलता है, मतलब अगर आपको चार्ज पता है लेकिन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता है, तो वो भी निकाल सकते हैं। अब इसमें गॉस लॉ में कोई नई बात नहीं है, मतलब जैसे इसके पहले के जो मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे टॉपिक्स हैं, उसमें भी हम किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। गॉस लॉ से भी आप किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन इसमें नई चीज़ क्या है, अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है मैग्नीट्यूड फॉर्म, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, अगर Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो Q/r², ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब ये मैग्नीट्यूड फॉर्मूला है, ठीक है। वेक्टर फॉर्मूला में यहाँ पे r कैप आ जाएगा और यहाँ पे एरो आ जाएगा, ठीक है, और ये उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा r का। सो ये वेक्टर फॉर्मूला है और मैग्नीट्यूड फॉर्मूला मैं अलग से लिख देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी वैसा ही है, मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप चार्ज निकाल सकते हो कितना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दो और इसको सिंप्लीफाई कर दो Q = करके, तो आपको चार्ज मिल जाएगा। अगर चार्ज पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो गॉस लॉ भी यही करता है कि चार्ज अगर आपको पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो चार्ज देता है। तो गॉस लॉ अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऐसा एक फॉर्मूला है जिससे हम चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरचेंजेबली निकाल सकते हैं, मतलब कोई एक चीज़ है तो दूसरा निकाल सकते हैं, राइट। तो फिर भी हम गॉस लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। बेसिकली क्या है, गॉस लॉ जो है उसका यूज़ करके हम, जैसे मान लो आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जैसे पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस फॉर्मूला से, तो आपने निकाला होगा, अगर आपने ये टॉपिक्स आपके क्लियर है तो आपको पता होगा पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है इस फॉर्मूला से,
जो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लो कि 4-5 स्टेप में आता है, ठीक है, जहाँ 5-6 स्टेप में आपको वो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, क्योंकि पहले आप इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हो, वहाँ पे टेस्ट चार्ज लेके आते हो फिर किसी एक पॉइंट पे, फिर उस टेस्ट चार्ज पे कितना कूलम फोर्स लगा रहा है वो चार्ज, ठीक है, वो आपको मतलब थोड़ा सा मैं रिव्यू करवा देता हूँ। जैसे मान लो ये क्यू चार्ज है, इसका आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट दिस पॉइंट पी, तो आप क्या करते हो, पॉइंट चार्ज, जैसे ये पॉइंट चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट पी, तो आप क्या करते हो, पहले पी पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज लेके आते हो Q0, ठीक है, फिर इनके बीच का कूलम फोर्स आप फाइंड करते हो, और जैसे ही आपको कूलम फोर्स मिलता है फिर वो जो वेक्टर इक्वेशन है E इज इक्वल टू F/Q 0, ठीक है, टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज या फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो वो जब आप करते हो वो ये इक्वेशन में जब आप फोर्स रखते हो और फिर जब सिंप्लीफाई करते हो आपको मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसमें 5-6 स्टेप जनरली लगते हैं। अब यही चीज़ जब हम गॉस लॉ पढ़ लेंगे पूरा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ, उसके बाद जब हम पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो 2-3 स्टेप में हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ऐसा लगेगा कि 5-6 स्टेप को आपने 2-3 स्टेप में कर दिया तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई, 3 स्टेप और लिख दे तो क्या इसमें टाइम जाता है, ठीक है, वो आपकी बात सही है, लेकिन हम खाली वो बात की पॉइंट चार्ज की। जो कॉम्प्लेक्स चार्ज कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अंदर गॉस लॉ बहुत बार काम आता है, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन में काम नहीं भी आता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो गॉस लॉ का यूज़ करके, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ सिमेट्री होती है, वो हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, पहले हम फ्लक्स पढ़ेंगे, फिर मैं आपको अभी जस्ट ओवरव्यू बता रहा हूँ कि कुछ सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें ही आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उस केस में जहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसके थ्रू निकालना, ठीक है। और गॉस लॉ से बहुत आसान हो जाता है उसका किसी भी मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज निकालना, ठीक है। तो यही जस्ट इसका ओवरव्यू है। तो बेसिकली आपको याद ये रखना है कि ये कोई नई चीज़ नहीं देता है, इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड करते हैं जो इससे कर रहे थे, या चार्ज ही फाइंड करते हैं जो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज जो है जो आप फाइंड कर रहे हो वो तो मतलब कम स्टेप्स में, कम मेहनत में आपको वो मिल जाता है, जिसमें इसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है, यही फ़र्क है, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग कोई नई चीज़ नहीं ढूंढेंगे, वही चीज़ें ढूंढेंगे जो पहले हम ढूंढते थे इन फार्मूलाज को यूज़ करके, ठीक है। लेकिन तो ये गॉस लॉ यूज़ करने के लिए आपको पहले इसका लेफ्ट साइड समझना पड़ेगा जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने से, ठीक है। सो आपको अगर ये सब लिखना है जो आपको मतलब रिव्यू करने के लिए, तो आप लिख सकते हो। ओके, सो आप पॉज करके लिख सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। और ये स्पेस ज़्यादा चाहिए इसलिए मैं टॉपिक का नाम मिटा रहा हूँ। हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बेसिकली, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ इसका भी ओवरव्यू कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। बेसिकली क्या है, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी हम सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, ठीक है, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ठीक है। अब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो, ठीक है, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, जैसे मैंने बोर्ड पे बनाया वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से वहाँ इस तरह से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब उसके बीच में मैं मान लेता हूँ कोई एक एरिया है, ठीक है, कोई एक चीज़ है, जैसे ये मेरे पास एक पीसीबी है, तो ये एक एरिया है,
ठीक है, उसके बीच में, और इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को पियर्स करके जा रही है, मतलब इस पियर्स करना मतलब आर पार जाना, तो इस एरिया के आर पार कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, अगर वो आप गिन लो तो आपको मिलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया या जस्ट एरिया, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। जैसे एक एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कितनी फील्ड लाइंस इसको पियर्स करके जा रही है। अभी आप देख सकते हो जितनी मैंने बनाई है, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में भी होती है, इन्फिनिटली में नहीं होती है। तो अभी लेकिन जितना आपको दिख रहा है उसमें आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पियर्स करके जा रही है। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको पियर्स करके जा रही है। तो फ्लक्स कितना है, अभी जितना जितना दिख रहा है उसके हिसाब से फ्लक्स 3 है, ठीक है, और उसका कुछ यूनिट भी होगा, वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो बेसिक थॉट ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी आप अगर एरिया ले लेते हो तो उस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया को पियर्स करके जा रही है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, सो आपको आई थिंक इसका बेसिक थॉट क्लियर है, बहुत सिंपल है। जस्ट वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिन लो जितनी वो पियर्स करके जा रही है, मतलब आर पार जा रही है उस एरिया पे, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, सो लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पियर्स आर पार जा रही है किसी भी एरिया के, अब क्या होता है कि आप गिन नहीं सकते। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो देर आर इन्फिनिटली मेनी लाइंस, और बहुत ज़्यादा लाइंस होती है। एक तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती नहीं है, ठीक है, और अगर कोई ऐसा मशीन बन भी जाए जिससे वो दिखे तो आप गिन नहीं सकते क्योंकि बहुत पास पास होती है। आपको अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वो इंटरसेक्ट नहीं होती है, ठीक है, फिर वो इतनी बहुत ज़्यादा पास पास होती है। जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है वहाँ वो बहुत ही पास पास होती है, जहाँ पे कम होती है स्ट्रेंथ वहाँ थोड़ी दूर दूर होती है, लेकिन फिर भी आप देख नहीं सकते बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो आप गिनोगे कैसे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं इसको गिनने में, और वहीं पे ये जो इंटीग्रल मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई ई से डिनोट करते हैं, क्योंकि आगे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी आता है, तो उसको हम फाई बी से डिनोट करते हैं, तो इसको फाई ई से डिनोट करते हैं। सो फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी है। ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, ठीक है। ये सब हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ, ये क्या है, ये पता ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट ये क्या है, डी ए क्या है, और इसके बीच में ये डॉट क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट आपको पता ही होगा 11th में, और ये क्या है, ये मेन चीज़ है, ठीक है। ये ओपन भी होता है, ओपन इंटीग्रल भी होता है, और क्लोज इंटीग्रल भी होता है, तो वो भी हम देखेंगे। ये क्लोज इंटीग्रल जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे गॉस लॉ, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये फार्मूला को एक्सप्लोर करना कि ये फार्मूला में ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं। अब इलेक्ट्रिक, जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब किसी एरिया को कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पियर्स करके जा रही है। मतलब पियर्स जो मैं बोल रहा हूँ वो ये है पियर्सिंग, मतलब आर पार जाना, ठीक है, पियर्सिंग आर पार जाना। सो कितनी फील्ड लाइंस जो है वो किसी एरिया के आर पार जाती है, ठीक है। अब वो हमको गिनना है, लेकिन हम गिन नहीं सकते क्योंकि गिनोगे तब जब दिखेगी, वो दिखती नहीं है तो कहाँ से गिनोगे, ठीक है। और बहुत सारी होती है तो आप गिनने बैठो तो पूरी आपकी उम्र निकल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट तरीका अपनाते हैं उनको गिनने का। अब वो तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी हम यूनिफॉर्म फील्ड कंसिडर कर रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि शुरू में सिंपल चीज़ से हम हमेशा स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज़ को समझना।
तो हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिखने में थोड़ी यूनिफॉर्म नहीं है, ये थोड़ा टेढ़ा है, बट मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको हम नीचे लिखा दें। और मान लो एक इसमें एक सरफेस है, उसके थ्रू ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, सरफेस को काटते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये इस सरफेस के थ्रू जा रही है। सरफेस को पियर्स करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है। अब आप इमेजिन करो, बोर्ड पे नहीं दिखा पाऊंगा, अब आप इमेजिन करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ठीक है, और उसके बीच में मैंने ये सरफेस रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे उसमें से पास हो रही है। अब जैसे मान लो, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इसमें से पियर्स होके जा रही है, आर पार जा रही है, ये याद रखना है आपको। अब जैसे ही मैं ये सरफेस को, मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, अभी एक ही दिखा रहा हूँ लेकिन बहुत सारी है। अब मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से भी जा रही है, ठीक है। अब मान लो मैं इस सरफेस को थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ, अब क्या हुआ, अब आप देखो ये जो फील्ड लाइन जो यहाँ पे थी, अब मैंने जब ये सरफेस टेढ़ा कर दिया तो अब ये जो फील्ड लाइन है ये इसमें से पियर्स नहीं हो रही, ठीक है। ध्यान से देखो, जब ये ऐसा पूरा मतलब परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ये सरफेस, तो इसमें से ये फील्ड लाइन पास हो रही थी। अब मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दिया, मतलब अब परपेंडिकुलर नहीं, अब कोई एंगल बना रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस सरफेस के साथ कोई एक एंगल बना रही है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे थी, अब मैंने ये टेढ़ा कर दिया, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये इस सरफेस में से नहीं जा रही। मतलब ये कि जैसे ही वो सरफेस जो है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, वो जब हम उसका ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं, इसको कहते हैं ओरिएंटेशन चेंज करना सरफेस का, ठीक है। तो जैसे ही हम ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं सरफेस का, तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कम हो जाती है। मतलब ऊपर वाली भी, अब जैसे ऊपर से जो जा रही थी, यहाँ से जो जा रही थी, वो भी अब जैसे मैंने टेढ़े कर दिया, अब वो नहीं जा रही, ठीक है। तो मतलब ये कि जैसे ही हम ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, मतलब उसका ओरिएंटेशन जो है, कितनी फील्ड लाइंस पास होंगी उस सरफेस में से, ये डिपेंड कर रहा है, सरफेस पे तो डिपेंड कर ही रहा है, लेकिन उसके एरिया पे डिपेंड कर रहा है। मतलब इस एरिया से कितनी फील्ड लाइंस जाएंगी, ठीक है। एक तो इस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया अगर कम होगा, जैसे कोई अगर मान लो ये सरफेस है, ठीक है, मैथ्स की बुक है, ये सरफेस है, इस सरफेस में से ज़्यादा फील्ड लाइंस गुजरेंगी क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका कम है तो इसमें से कम लाइंस जाएंगी। एक तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी जाएंगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में सरफेस एरिया कितना है उस सरफेस का, उस पर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज़, वो कैसे ओरिएंटेड है स्पेस के अंदर, वो सरफेस ऐसा है या ऐसा है। अब मान लो ऐसा सरफेस है, अब इसमें से एक भी फील्ड लाइन पियर्स करके नहीं जाएगी, ठीक है। इसको कहते हैं, कोई अगर लाइन जाएगी भी तो वो ऐसे जाएगी, तो इसको कहते हैं स्किम करके जाना, पियर्स करके जाना नहीं। मतलब इसके आर पार नहीं जा रही है, वो इसको ऐसे स्किम करते हुए जा रही है, ठीक है। मतलब उसको ऐसे साइड से घिस के जा रही है। सो बेसिकली जो सरफेस है उसका जो ओरिएंटेशन है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। तो अब जो इसको डेवलप करने वाले जो साइंटिस्ट थे या मैथमेटिशियन थे, मेरे को पता नहीं किसने किया है, शायद गॉस ने किया होगा, तो उनके सामने एक सवाल था कि हम इस ओरिएंटेशन को, क्योंकि फ्लक्स जो है वो डिपेंड कर रहा है इस ओरिएंटेशन पे भी,
ठीक है। तो अब इस ओरिएंटेशन को हम कैसे फ्लक्स डिपेंड कर रहा है इस वो दिखाएंगे हम लोग थ्रू फॉर्मूला के थ्रू हम इसके ओरिएंटेशन डिपेंडेंस फ्लक्स का, मतलब ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस के ओरिएंटेशन का डिपेंडेंस कैसे दिखाएंगे फ्लक्स, मतलब फ्लक्स जो डिपेंड करता है इस ओरिएंटेशन पे वो कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था उनके पास। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सोचा इसके ऊपर और उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला दैट एरिया, किसी भी सरफेस का जो एरिया है वो एक स्केलर क्वांटिटी, आप पढ़ चुके हो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए पूरा। 11th आप पूरा पढ़ चुके हो तो शायद होगा ही आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एरिया जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि एरिया, आप देखो कि जो प्रोजेक्टेड एरिया है जहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होनी है, वो जैसे ही ओरिएंटेशन चेंज होता है तो वो एरिया भी जो मतलब प्रोजेक्ट कर रहा है एरिया वो भी कम हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जो एरिया प्रोजेक्ट कर रहा है, मतलब उनके सामने जो है एरिया वो कम होता जाता है जैसे ही आप ऐसे करोगे। तो बेसिकली जो प्रोजेक्टेड एरिया है वो कम हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल एरिया कम नहीं हो रहा, लेकिन फील्ड लाइंस के सामने वाला जो एरिया है वो कम होता जा रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, उसके ओरिएंटेशन के हिसाब से। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि हम लोग जो एरिया जो हम स्केलर लेते हैं हम उसको वेक्टर भी मान सकते हैं इस एरिया को। मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये एक सरफेस एरिया है। ठीक है, अब इसका ये कुछ एरिया मैग्नीट्यूड होगा, मान लो इसका जो एरिया है वो आई थिंक 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है मान लो। ठीक है, टू बी प्रिसाइज वो भी ज़्यादा है बट मान लो कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। अब वो मैग्नीट्यूड है इसका, लेकिन ये एरिया का मुंह इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, मतलब ये एरिया जो है वो ऐसा होगा तब भी उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा, ये ऐसा होगा तब भी उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा। तो हम लोग इसको कैसे अलग करेंगे कि ये एरिया ऐसा है तो अलग है और ऐसा है तो अलग है, ये कैसे डिफाइन करेंगे। तो आप देख सकते हो इसके ओरिएंटेशन जो है वो डायरेक्शन शो करता है, इसकी डायरेक्शन। तो हम कैसे दिखाएंगे कि इसकी डायरेक्शन अभी ये है फिर ये है। तो उन्होंने क्या किया उन्होंने क्या किया कि एरिया के परपेंडिकुलर जो एरिया मैग्नीट्यूड है उसके परपेंडिकुलर हम एक वेक्टर एज्यूम करते हैं और उसको बोल देते हैं एरिया वेक्टर। सो एक वेक्टर इसको ऐसा चिपका देते हैं इसके साथ। ठीक है, अब वो वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो उसका ओरिएंटेशन बताएगी। अब जैसे ये एरिया ऐसा है तो उसकी जो डायरेक्शन है, मान लो ये एक्स एक्सिस है तो उसकी डायरेक्शन ये हो गई। अब अगर ये एरिया ऐसा है, अब उसकी डायरेक्शन क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, जे कैप, तो ए जे कैप लिखेंगे तो मतलब वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग वो जो सरफेस है, मतलब वो जो सरफेस है वो आप बोल सकते हो अगर ये एक्स है ये वाई है तो ये जेड है, तो एक्स जेड प्लेन में है वो सरफेस। अगर ए जे कैप अगर हमने लिखा है एरिया तो मतलब वो एक्स जेड प्लेन में एरिया है। ठीक है, अगर एरिया ऐसा है मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो वो एरिया कहाँ होगा, वाई जेड प्लेन में, राइट, वाई जेड, हाँ यस, ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई और ये जेड, हाँ तो वाई जेड प्लेन में। ठीक है, तो वाई जेड प्लेन में अगर एरिया है तो एक्स आई कैप, सॉरी ए आई कैप। ठीक है, तो एरिया वेक्टर जो जैसे मान लो ये एरिया है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड टाइम्स आई कैप। ठीक है, और अगर मान लो वो बीच में है कहीं पे एक्स और वाई के बीच में, जैसे ये एरिया है, ये मैंने बताया ए जे कैप, और ये अगर ऐसा होगा कुछ तो उसका कुछ एक एक्स कंपोनेंट होगा एक वाई कंपोनेंट होगा, तो हम लोग एरिया वेक्टर लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू समथिंग सम कंपोनेंट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, इसी तरह से 3 डायमेंशन में होगा। ठीक है, सो उन्होंने एक तरकीब निकाली कि हम एरिया वेक्टर से एरिया कैसे ओरिएंटेड है वो हम दिखा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एरिया स्केलर है लेकिन कुछ टॉपिक्स में जहाँ पे उसका ओरिएंटेशन मैटर करता है, मतलब वो जो फिजिकल क्वांटिटी, जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी है तो फिजिकल क्वांटिटी
अगर कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो एरिया के ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करती है, ना कि सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड पे, तो उस केस में हम लोग एरिया को वेक्टर मानते हैं, ठीक है। बाकी जनरली एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। तो आई थिंक, आई होप आपको ये इसका मेन क्रक्स है इस टॉपिक का, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, एरिया वेक्टर का ओरिजिन क्यों है, ठीक है। एरिया वेक्टर हमेशा एरिया वेक्टर नहीं होता है। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए आपको एरिया का ओरिएंटेशन वो फिजिकल क्वांटिटी अगर डिपेंड करती है, जैसे यहाँ पे कर रही है, तो उसी केस में हम एरिया को एज अ वेक्टर भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब एक मिनट मैं देख लेता हूँ वीडियो सही चल रहा है या नहीं। ओके, सो अब हम देखते हैं कि एरिया वेक्टर, अब जैसे मान लो, अब मैं आपको इसको साइड से दिखाता हूँ, जैसे आपको अभी तक दिख रहा था। जैसे एरिया जो है वो मैं ऐसे साइड से दिखाऊंगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, ठीक है। हमारे जो वीडियोस होंगे वो 30 या 40 मिनट के ही होंगे, ठीक है, क्योंकि फिर अपलोड होने में टाइम लगता है, प्रॉब्लम भी आता है, क्योंकि मेरा कोई हाईटेक कैमरा तो है नहीं, ये मोबाइल में ही कर रहा हूँ मैं। सो मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं आपको एरिया साइड व्यू से दिखाऊंगा, मतलब आपको अगर वो एरिया ऐसा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको साइड व्यू से, मतलब ऐसा आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से कैसे दिखता है। अब मान लो एक एरिया है, वो हमने इस तरह से, वो एरिया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये एरिया है, मतलब इस तरफ फेसिंग एरिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एरिया वेक्टर ले लेते हैं, मान लो इस सरफेस से। अब ये जो ओपन सरफेस है, ये अभी ओपन सरफेस है, जैसे ये है ना, ये ओपन सरफेस है। हम लोग बाद में इस टॉपिक में पहले ओपन सरफेस देखेंगे और फिर हम लोग क्लोज सरफेस की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्लोज सरफेस मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये बुक है, ये फिजिक्स की बुक है, ये इसका ओपन सरफेस है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको ऐसे राउंड करके इसको बंद कर दूं पूरी तरह से, अभी भी सरफेस उतना ही है, सरफेस एरिया उतना ही है जितना पहले था, लेकिन अब ये क्लोज सरफेस हो गया। मतलब ये कि अगर कोई सरफेस, कोई एक एरिया, मतलब कोई एक सरफेस अगर कोई वॉल्यूम इनक्लोज करता है, देन वो एक क्लोज सरफेस होता है, ठीक है। और अगर वो वॉल्यूम इनक्लोज नहीं कर रहा है, वो वॉल्यूम खुला रह रहा है, तो वो ओपन सरफेस होता है, ठीक है। जैसे ये एक ओपन सरफेस है, ठीक है। तो अभी हम ओपन सरफेस की बात करें। ओपन सरफेस में क्या होता है कि दो सरफेसेस होते हैं, एक ये वाला सरफेस, एक ये वाला। तो हमको बताना पड़ता है हम कौन सा सरफेस कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका एरिया, इस एरिया का, इस जो ये वाला जो एरिया है, इस साइड वाला, मतलब ये मैंने जो सरफेस ऐसे रखा है, तो ये वाला जो एरिया है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, और इस साइड वाला जो एरिया, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ठीक है। तो 180 डिग्री सरफेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब राइट साइड का जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर ये है, ये उसका एरिया वेक्टर होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है, ठीक है। अब आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स और एरिया वेक्टर, उसके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब अगर मैं एरिया को ऐसे कर देता हूं, मतलब ये जो एरिया इस तरह से है, इसको मैंने पूरा ऐसे कर दिया। अब आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नहीं जा रही इसमें से, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्कीम होके जा रही है, इसको आर पार नहीं जा रही इसके थ्रू, ठीक है। तो अब एरिया वेक्टर का जो एंगल है वो है 90 डिग्री, राइट। अब साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया इसके अंदर, साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन जो भी थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब एरिया वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, मतलब 0 डिग्री एंगल है उनके बीच में, तो आप देख सकते हो इसमें से मैक्सिमम फ्लक्स
जो है वो मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, सबसे ज़्यादा अगर पास हो सकती है किसी ओरिएंटेशन में तो वो इस ओरिएंटेशन में है, ठीक है। और सबसे कम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी दैट इज 0, तो वो इस ओरिएंटेशन में है। एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से आर पार नहीं जा रही, सब स्कीम करके जा रही है, ठीक है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब एरिया वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है, और जब ये एरिया वेक्टर जो सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, जब एरिया वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर बनाता है एंगल, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये है, अब मान लो इसको ऐसे कर दो, अब जो फ्लक्स है, ठीक है, अब आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो मतलब एरिया वेक्टर के ऑपोजिट है, ठीक है। जो एरिया वेक्टर है उसके 180 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया, अगेन ये मैक्सिमम है, यहां से मैक्सिमम गुजरेंगे, मतलब इस ओरिएंटेशन में मैक्सिमम फ्लक्स है, इस ओरिएंटेशन में भी मैक्सिमम फ्लक्स है, ठीक है। अभी हम देखेंगे इस ओरिएंटेशन में मैक्सिमम नहीं होता, मतलब ये जो ओरिएंटेशन है इसमें मैक्सिमम होता है, इसमें 0 होता है, और इसमें मैक्सिमम दिख रहा है आपको लेकिन एक्चुअली में नहीं होता, वो हम देखेंगे कैसे, ठीक है। और इसमें फिर अगेन 0 है, राइट, क्योंकि 90 डिग्री है, तो एक स्कीम करके जा रही है फील्ड लाइंस जो है वो इस एरिया से स्कीम करते जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 होगा। तो ये सब देख के, सारे ओरिएंटेशंस देख के उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल दोनों के बीच का 0 है, तो मैक्सिमम आपको फ्लक्स मिल रहा है। मतलब मैक्सिमम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में है तो मैक्सिमम आपको फ्लक्स मिलता है, ठीक है। ये एक उन्होंने चीज़ ऑब्जर्व की। अब इन्होंने क्या किया कि जैसे मेरे को ये मिटाना पड़ेगा, फिर से बनाता हूँ मैं। सो इनको एक हिंट मिली इसमें से, ठीक है। हिंट क्या मिली साइंटिस्ट को कि अगर हम ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक वेक्टर है, और अब एरिया जिसको हमने वेक्टर माना, उन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लें, कैसा प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ई डॉट ए, वो होता है ई का मैग्नीट्यूड टाइम्स ए का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। अब उन्होंने ये देखा कि जब हम थीटा 0 लेते हैं, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, मतलब इसका मतलब ये होता है ई का मैग्नीट्यूड टाइम्स ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। मतलब ई का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको फ्लक्स, ये बेसिकली ये उन्होंने निकाला फ्लक्स का डेफिनेशन फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लैट सरफेस। याद रखो ये जो हम लोग निकाल रहे हैं अभी, जो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं वो है फ्लैट सरफेस की, जो सरफेस जो है वो फ्लैट है जिसमें से आर पार जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, दो चीज़ें, ठीक है। अब जैसे 0 ले लिया तो ये ई इंटू ए मिल गया, ठीक है। अब मान लो ई डॉट ए को आप ई ए कॉस 90 लेते हो तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 0 ले लिया तो ये मिला। जब आप कॉस 90 लेते हो, कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, तो 0 हो गया। तो यहाँ से उनको एक हिंट मिली कि बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट की दूसरी हिंट कहाँ से मिली उनको, जब उन्होंने वो एरिया को किसी एक एंगल पे उन्होंने जब रखा, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि उनको एक हिंट कैसे मिली कि जब एंगल 0 होता है तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है, मतलब मैक्सिमम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर उनका मल्टीप्लिकेशन, दैट गिव्स यू मैक्सिमम प्रोडक्ट, ठीक है। और मिनिमम कब होता है, जब 0 होता है, जब 90 डिग्री एंगल होता है। अब जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मान लो एक एरिया है वो ऐसे किसी एक एंगल पे है, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे है,
एरिया जो है वो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे है। अब इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, राइट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इसके बीच में कुछ एक एंगल थीटा है, राइट। अब उन्होंने क्या किया कि उनको एक हिंट कैसे मिली कि मान लो कि अब देखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, अब इसका एक कंपोनेंट जो है वो अलोंग दिस होगा, मतलब इसके अगर हम कंपोनेंट में डिवाइड करें और एक्स एक्सिस हम लोग ऐसे लें अलोंग द एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर हम एक्स एक्सिस के अलोंग है और ये वाई एक्सिस है, जो सरफेस है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक एक्स कंपोनेंट होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है मान लो ये इतना ही वेक्टर है, तो इसका एक एक्स कंपोनेंट होगा जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और वाई कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक वाई कंपोनेंट है, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट है, इसको बोलेंगे ई वाई और ये ई एक्स। ये जो है ये ओरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ तक ये ई एक्स है, एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एंगल थीटा है। अब आपको पता है जैसे मेरे को ई एक्स निकालना है, एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो क्या होगा ई एक्स मतलब कॉस थीटा क्या होगा, कॉस ऑफ दिस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूस है बिकॉज ये 90 डिग्री है, तो एडजेसेंट साइड ये हुई, तो एडजेसेंट साइड मतलब ई एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ई है, तो अपॉन ई मैग्नीट्यूड, सो ई एक्स क्या हो गया, ई मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस थीटा, ठीक है। अब ये इसका हो गया एक्स कंपोनेंट, ये हो गया वाई कंपोनेंट, आप निकाल के देख सकते हो साइन थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो अपोजिट साइड मतलब ये जो ई वाई है अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो आप अगर साइन थीटा निकालोगे और फिर उसको रीअरेंज करोगे तो ई वाई इज इक्वल टू ई का मैग्नीट्यूड टाइम्स साइन थीटा। तो बेसिकली क्या होता है कि फ्लक्स क्या होता है कि अगर मान लो कोई एक एंगल बना रहा है, वो जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर कोई एंगल बना रहा है, तो जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये उसके साथ एंगल बना रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये सरफेस एंगल बना रहा है, तो ये इसका एरिया वेक्टर हुआ। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच में कुछ है एंगल थीटा बनेगा, तो वो जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, उस एंगल की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट अलोंग द एरिया होगा, और हमको वही लेना है क्योंकि वही जो कंपोनेंट है वही कंपोनेंट हमको पियर्सिंग कंपोनेंट होगा, ये स्कीमिंग कंपोनेंट है। आप देख सकते हो जो पियर्सिंग कंपोनेंट है, पियर्स करके जा रहा है वो ई एक्स है, और जो स्कीम करके जा रहा है मतलब उसको जस्ट ऐसे घिस के जा रहा है, मतलब उसके आर पार नहीं जा रहा, आप देख सकते हो इसके अलोंग ये ई वाई कंपोनेंट, तो वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड या उसके कंपोनेंट पियर्स करके जा रहे हैं, आर पार जा रहे हैं, तो क्योंकि ये आर पार नहीं जा रहा उसके, तो हमारे काम का जो है वो एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। सो एक्स कंपोनेंट क्या होता है, दैट इज ई टाइम्स कॉस थीटा। तो अगर एक्स कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन अगर एरिया के साथ करेंगे, क्योंकि तो एरिया के मैग्नीट्यूड के साथ, क्योंकि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप देखोगे कि इसके साथ अगर हम इसमें ई एक्स इज इक्वल टू ई, मतलब एक्स कंपोनेंट के साथ अगर हम ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दें तो कॉस थीटा टाइम्स ए का मैग्नीट्यूड, तो आप देख सकते हो ई ए कॉस थीटा आ गया, दैट इज फ्लक्स। तो फ्लक्स आप ऐसे भी लिख सकते हो, फ्लक्स इज इक्वल टू एरिया टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, अगर कोई एंगल बन रहा है तो उनके बीच में, ठीक है, नहीं तो फिर ये भी लिख सकते हो ई ए कॉस थीटा, ठीक है। सो ये इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली, मतलब अगर कोई थीटा बन रहा है तो, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग ये जो फॉर्मूला है मतलब फाई ई इज इक्वल टू ई का मैग्नीट्यूड टाइम्स ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा,
ये फॉर्मूला याद रखो, हमने निकाला है सिर्फ और सिर्फ फ्लैट सरफेस के लिए और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ दो चीज़ों के लिए वैलिड है, एक है फ्लैट सरफेस, ठीक है, फ्लैट और वो ओपन सरफेस, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 30-40 मिनट हो गए शायद। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जब सरफेस फ्लैट ना हो और क्लोज सरफेस हो तो ये क्या होगा, थोड़ा सा रिव्यू करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ इसमें नहीं समझ आई तो आप डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया हुआ है, तो आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हो। मेरा वडोदरा में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास मैंने रखा हुआ है, अभी कोई एडमिशन नहीं है, तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। आप मेरे क्लास में एडमिशन लेके पूरे साल भी पढ़ सकते हो 11th-12th, या फिर आपको अगर कोई जैसे वीडियो में कोई चीज़ नहीं समझ आई आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और अगर आप अपने कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो, अगर कोई टॉपिक इससे पहले का टॉपिक जो हम यूज़ कर रहे हैं चीज़ें, वो अगर आपको नहीं समझ आई कहीं पे भी तो वो भी आप कमेंट में मेरे को लिख सकते हो, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन गॉस लॉ का वीडियो बनने के बाद। ठीक है, ट्राई करूंगा बीच में भी, अगर बना पाया तो बनाऊंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में, अभी ये वीडियो हम ख़त्म कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगर फ्लैट सरफेस नहीं है और क्लोज सरफेस है तो इसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, और वहीं पे वो ये इंटीग्रेशन जो मैंने बताया था वो आ जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।